हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम दोस्तों फिर से रीजनिंग पर बात करेंगे और रीजनिंग में आज हमें स्टेटमेंट और आर्गूमेंट कवर करना है, अर्थात कथन और निष्कर्ष को देखना है। कथन से संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? वो लगभग 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कथन दिया होगा, कथन के साथ साथ आपसे न्याय निगमन श्लोक जिसको कहते हैं, स्लोगन जिसको बोला जाता है, तो एक कथन दिया होगा, उसके बाद न्याय निगमन दे सकते हैं। इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। अगर कथन आपको दिया हो तो कथन निष्कर्ष का सवाल हो सकता है। अगर कथन दिया हो तो गणितीय कथन निष्कर्ष का हो सकता है। कथन दिया हो तो कार्यवाही पूछी जा सकती है। अगर कथन दिया है तो पूर्वधारणा पूछी जा सकती है। और अगर कथन दिया है तो तर्क पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों कथन दिया है तो उसका कारण भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट को यही समस्या आती है कि सब पढ़ने में एक जैसे लगते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं। ये पता नहीं लगता कि कथन कारण का है, कथन पूर्वधारणा का है, कथन कार्यवाही का है, कथन गणितीय निष्कर्ष पूछा है या व्यवहारिक निष्कर्ष पूछा है या न्याय निगमन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ इसको समझना बड़ा आसान है। जो 6-7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनको किस तरीके से समझें, किस तरीके से जानें, सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे दोस्तों अपना टॉपिक स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कथन दिया है और न्याय निगमन का क्वेश्चन है, उसमें भी निष्कर्ष पूछा होगा, तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, सबसे पहले इस पर हम डिस्कस कर लें। तो न्याय निगमन जो होता है दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। सभी गधे शेर हैं, कुछ शेर बकरी हैं। अब आपको निष्कर्ष नीचे दे रखे होंगे, उनमें से आपको छांटने होंगे और इसके लिए दोस्तों हमें डायग्राम की सहायता पड़ती है। यहाँ पे आपको देखना यह है, अगर क्वेश्चन कह दिया कि कुछ गधे शेर हैं या सभी गधे शेर हैं, तो आपको मानना ही है, अपना लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर जो कथन में कह रहा है वही आपको सही मानना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल न्याय निगमन में नहीं किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें हम डायग्राम इस तरीके के बनाते हैं। अगर मैंने कहा कि सभी गधे क्या हैं, शेर हैं, और कुछ शेर क्या हैं, बकरी हैं। कुछ शेर क्या हैं दोस्तों, बकरी हैं। इस तरीके से डायग्राम बनते हैं और इनके निष्कर्ष पूछे जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको अपना लॉजिक प्रयोग नहीं करना है इसमें दोस्तों, न्याय निगमन में। आगे हम बात करते हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। यहाँ पे अगर देखें तो एक तो गणितीय कथन निष्कर्ष होते हैं, जिनमें दोस्तों आपने देखा होगा ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन इक्वल सी। अब इसमें पूछा जाए, ऑप्शन पहला दिया होगा ए ग्रेटर देन सी, या फिर दूसरा दे रखा होगा कि सी ग्रेटर देन ए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो गणितीय कथन निष्कर्ष में आते हैं। क्लियर हुआ? इस टाइप के किस में आएंगे, गणितीय कथन निष्कर्ष में। अब अगर व्यवहारिक, यहाँ पे कथन निष्कर्ष यहाँ भी होगा। यहाँ पे कौन से तरीके के होंगे, तो इसमें ये मैथमेटिकली जो साइन है दोस्तों, इनका प्रयोग नहीं होगा, इनका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपको देखना है कि कोई कथन दे रखा होगा और उस कथन के आधार पर हमसे निष्कर्ष पूछा होगा, और यहाँ दोस्तों हमें जो निष्कर्ष बताना है उसमें अपना लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है, अपना लॉजिक लगाना है। यहाँ पे दोस्तों न्याय निगमन में अपना लॉजिक काम नहीं करेगा, जितना कह रखा है उसी पर आपको डिस्कस करना है। जबकि ये गणितीय कथन निष्कर्ष हैं, इसमें भी अपना लॉजिक आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे साइन दे रखे हैं उन्हीं के आधार पर आपको निष्कर्ष देना है। अगर मैं व्यवहारिक की बात करूं, जो कथन निष्कर्ष इसके जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए थे वो आप ध्यान रखना। जैसे डायरेक्ट प्रकार के कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट कैसे होते हैं और कीवर्ड वाले कैसे होते हैं। इनमें अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो व्यवहारिक क्वेश्चन में जो डायरेक्ट टाइप के होते हैं वो एग्जाम्पल आप सुनिए पहले। जैसे मैंने कहा भूरी खाना खाती है, कथन मैंने कहा भूरी खाना खाती है।
अब निष्कर्ष फर्स्ट मैंने लिखा कि भूरी को भूख लगी है, निष्कर्ष सेकंड लिखा भूरी को भूख नहीं लगी है। अब देखो, अगर भूरी खाना खाती है, यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना है, भूरी खाना खाती है तो निश्चित रूप से भूरी को भूख लगी होगी, यह निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि भूरी खाना खाती है, कथन दे दिया और निष्कर्ष दे दिया भूरी को भूख नहीं लगी है, यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये कैसे क्वेश्चन हो गए, ये कथन निष्कर्ष के डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। अगर मैं दोस्तों इनडायरेक्ट की बात करूं, अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे मान लो इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन में अगर दोस्तों हम बात करें तो मैंने कहा कि विकासशील देश, जो विकासशील देश हैं उनमें बेरोजगारी है। अब मैंने निष्कर्ष लिखा कि भारत में बेरोजगारी है। भले ही भारत शब्द का उल्लेख कथन में ना किया गया हो, लेकिन भारत विकासशील देशों के अंतर्गत आता है, अर्थात भारत में बेरोजगारी है। यह निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही होगा। और ये इनडायरेक्ट टाइप का है, यह आपको ध्यान रखना है। अब कीवर्ड वाले कैसे होते हैं कथन निष्कर्ष, वो सुन लीजिए। अगर हम दोस्तों कीवर्ड वाले कथन निष्कर्ष की बात करें तो आपने देखा होगा और आप अभी देखेंगे भी कि जैसे अगर कहीं कोई हमें कथन दे रखा है और निष्कर्ष में कहीं ऑल आ जाए, सभी आ जाए, केवल आ जाए, सदैव आ जाए, हमेशा आ जाए, बिल्कुल आ जाए, तो ऐसे निष्कर्ष क्या होते हैं दोस्तों, गलत होते हैं। ऐसे निष्कर्ष को हम लोग गलत मानते हैं, गलत होंगे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन से होते हैं, कीवर्ड पर आधारित होते हैं। आगे हम देखें दोस्तों कार्यवाही। कार्यवाही का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। कार्यवाही में क्या होता है, कार्यवाही में पहली बात तो आपको देखना है कि जो यहाँ पे निष्कर्ष होता है वो चरम सीमा पर ना हो, कठोर ना हो, यानी कि 100% की ओर ना जाता हो और 0% की ओर ना जाता हो। ऐसी कार्यवाहियां दोस्तों सही होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कहा भूरी कक्षा 10 में फेल हो गई, भूरी कक्षा 10 में फेल हो गई, ये अगर हमने कथन है तो कार्यवाही क्या हो सकती है कि भूरी को अब नहीं पढ़ाना चाहिए, भूरी का नाम स्कूल से कटवा देना चाहिए, या भूरी को पढ़ने के लिए एक और मौका देना चाहिए। ये क्या होंगे दोस्तों, कार्यवाही होंगी। यानी कि जो कथन है उसके बाद की बात है कि क्या हमें करना चाहिए किसी घटना के संभव होने के बाद, किसी घटना के पूर्ण होने के बाद। जैसे भूरी कक्षा में फेल हो गई, अब भूरी का नाम कटवा देना चाहिए, ये कार्यवाही है, या भूरी का नाम नहीं कटवाना चाहिए, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, ये कार्यवाही है। अब पूर्व धारणा क्या होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा भूरी कक्षा 10 में फेल हो गई, अब पूर्व धारणा का आप एग्जाम्पल देखिए, भूरी ने पढ़ाई ठीक से नहीं की या भूरी ने पढ़ाई बहुत अच्छे से की, इनमें कौन सा सही होगा, जो भूरी ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, यह जो पूर्व धारणा है ये सही होगी। और पूर्व धारणा जो होती है ये कथन से पूर्व की बात होती है, कथन से पहले की बात होती है। यानी कथन में कहा गया कि भूरी कक्षा में फेल हो गई, क्लास में फेल हो गई। अब पूर्व धारणा इससे पहले क्यों फेल हो गई, क्या कारण रहा, इस पे अगर हम नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि भूरी ने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी, भूरी ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी, इसीलिए क्या हो गई दोस्तों, फेल हो गई। बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे भूरी को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, नाम कटा देना चाहिए, स्कूल बदलवा देना चाहिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये कार्यवाहियां हो जाएंगी। अब यानी किस कारण से फेल हो गई वो कारण में जाएगा। अब जो तर्क क्या होता है इस पे दोस्तों हमें अभी डिस्कस करना है और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन को भी दोस्तों हमें अभी देखना है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें कथन, और कथन में क्या दे रखा होगा, कथन में कोई समस्या होगी, क्या होगी दोस्तों, समस्या दे रखी होगी, कथन में क्या होगी, समस्या होगी। अब ये जो समस्या है दोस्तों, इस समस्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, समस्या के बारे में पूछा जाएगा कि ये बात ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो समस्या है तो एक जो तर्क होगा उसमें कहा जाएगा हाँ ऐसा होना चाहिए, दूसरे में कहा जाएगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दो ही आपको आर्गुमेंट मिलेंगे, एक यस वाला मिलेगा और दूसरा नो वाला मिलेगा। जो बात कही गई है, जो समस्या आपको दी गई है उसमें
अगर आप हाँ कह रहे हैं तो हाँ कहने का स्पष्ट कारण होना चाहिए, अगर आप मना कर रहे हैं तो मना करने का भी स्पष्ट रीजन होना चाहिए, और वो भी लॉजिकल रूप से होना चाहिए, तार्किक रूप से होना चाहिए, साइंटिफिकल रूप से होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए, और अगर सर्वमान्य व्यवहार है वो भी यहाँ पे मान्य होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये जो कथन है या समस्या है, इसके दो निष्कर्ष हो सकते हैं, यहाँ पे दो तर्क हो सकते हैं, एक तो हाँ और एक नहीं। अगर हाँ है तो क्यों, कारण होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों, इसका भी कारण होना चाहिए। और अगर जो हाँ है या नहीं है, इसका कारण दोस्तों अगर आपके पास है, इसका कारण दोस्तों अगर आपके पास है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हाँ आपने कहा तो आपको क्या इसका लाभ बताना चाहिए, और अगर आपने इसको नहीं कहा है तो आपको दोस्तों इसकी हानि बताना चाहिए। और अगर आप एक्सप्लेन इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन अगर निष्कर्ष हमारा करता है, यहाँ पे जो कथन दे रखा है और जो यहाँ पे कथन के साथ साथ जो तर्क दे रखा है, अगर वो तर्क इन बातों का लाभ का और हानि का एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लाभ और हानि को अगर बताते हैं, तो ऐसे रूप में ये जो तर्क है हमारा, आर्गुमेंट है, वो मजबूत माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल हमें अभी देखने हैं। जैसे मैंने कहा, कथन लिख रहा हूं मैं, क्या शाकाहारी शाकाहारी भोजन को क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी मांसाहारी भोजन पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मांसाहारी भोजन पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। अब एक तर्क यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, एक तर्क दोस्तों यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, एक तर्क लिख दिया नहीं, और नहीं के आगे लिख दिया मांसाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन प्रोटीन से परिपूर्ण होते हैं, या मांसाहारी भोजन में प्रोटीन अधिक होती है, क्या होती है, प्रोटीन अधिक होती है मांसाहारी भोजन में। तो मांसाहारी भोजन में प्रोटीन अधिक होती है, पहला तर्क तो हमने ये दे दिया। दूसरा तर्क कह रहे हैं हाँ, दूसरा तर्क क्या लिख दिया, हाँ लिख दिया, और इसमें इन्होंने कहा कि यह बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देता है। हाँ, यह बेहतर स्वास्थ्य में, बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देता है, क्या देता है, योगदान देता है, बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है, जो समस्या आपको दी गई, उसके दो आर्गुमेंट हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसकी हानि बताना चाहिए, पॉजिटिव है तो उसका लाभ क्या है वो बताना चाहिए, यानी कि लाभ और हानि दोनों को एक्सप्लेन करना चाहिए, कारण भी बताना चाहिए। अब इनको हम पढ़ के देखते हैं दोस्तों। कथन दिया, एक हाँ में होगा आर्गुमेंट और एक नहीं में होगा। अब अगर हाँ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं, क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो पहले व्यक्ति ने कहा नहीं, यह मांसाहारी भोजन, और कारण बताया, अगर नहीं तो क्यों नहीं। देखो यहाँ पे मैंने कहा समस्या होगी, फिर यहाँ या ना में आर्गुमेंट आएंगे, नहीं वाला पहले आ गया, नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आंसर इसमें मिलना चाहिए। अब देखो नहीं कहा, मांसाहारी भोजन में प्रोटीन अधिक होती है, कारण बता रहा है, कारण बता रहा है कि प्रोटीन अधिक होती है, और प्रोटीन अधिक होना क्या है दोस्तों, लाभ है। बताइए, प्रोटीन अधिक होना क्या है, लाभ है। तो यहाँ पे देखिए नहीं कहा, और इसमें जो अगला स्टेप है, कारण भी बता रहा है और उसको अच्छी तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, ये वाला तर्क क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा, यानी कि इसको हम सही कर देंगे, क्या होगा,
सही होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मांसाहारी जो भोजन है, अंडा वगैरह है, मीट वगैरह है, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। व्यवहारिक रूप से भी हम देख सकते हैं, व्यवहार का प्रयोग आपको करना है, अपना लॉजिक इसमें दोस्तों लगाना है। नेक्स्ट देखिए, हाँ बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देता है, ये भी सही है दोस्तों। बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देता है कौन? शाकाहारी भोजन। और इसको हमारे बुजुर्ग भी मानते हैं, बड़े बूढ़े भी मानते हैं कि मीट मांस मछली नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, और शाकाहारी भोजन करने वालों की आयु ज़्यादा होती है, ऐसा भी बताया गया है, कहा गया है। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर कोई समस्या ऐसी दे रखी है जो लाभ या हानि को नहीं बताती, कारण को नहीं बताती, अगर सिंपली जैसे आपने कहा, आपके पिताजी ने कहा कि चलो 4 व्हीलर खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदनी चाहिए या नहीं, ये आपके पिताजी ने कहा और आपने कहा हाँ खरीद लो, तो हाँ खरीद लो, आपने हाँ तो कह दिया, आर्गुमेंट का पहला वाला ये तो आ गया, लेकिन क्यों खरीद लेनी चाहिए यह आपने नहीं बताया, अर्थात ये आर्गुमेंट गलत होगा, यह तर्क गलत होगा। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैंने जो आपको प्रॉब्लम करवाई है वहाँ पे देखिए, ये वीडियो पहुँच चुकी है, इसको आप देख सकते हैं, ये वीडियो पहुँच गई है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, ये वाली भी पहुँच गई है। और आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं वो किस पे करेंगे? कथन तर्क पे करेंगे। और इसके अलावा ये 2-3 टॉपिक और बचेंगे, इन पे भी हम जल्दी ही चर्चा करने वाले हैं, जल्दी ही इनको देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन की अगर हम शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये जो बातें बताई मैंने वही आपको ध्यान रखनी है, और वही आपके लिए क्या है दोस्तों? पर्याप्त है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कथन, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान में देना चाहिए? क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को, यहाँ पे को होगा, क्या भारत को पाकिस्तान को, यानी क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहिए? ये क्या है दोस्तों? कथन है। अब पहला देखिए तर्क, पहला तर्क क्या कह रहा है? नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, यह भारत के लिए बहुत सारे विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था एक आपके पास समस्या होगी, क्या होगी दोस्तों? समस्या होगी, कलर दूसरा लेते हैं, एक आपके पास समस्या होगी, और ये जो समस्या है ना दोस्तों, ये कथन के रूप में होगी। अब यहाँ पे क्या, 2 तरीके आर्गुमेंट आएंगे, एक तो हाँ आएगा और एक नहीं आएगा, ये दोनों क्या होंगे? तर्क होंगे। अब अगर ये हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है, तो क्यों हाँ कह रहा है, क्यों ना कह रहा है, ये इसको बताना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे अगर लाभ और हानि है उनको भी अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करना चाहिए इसको, तब ये सही होगा। वही यही लॉजिक हमें यहाँ प्रयोग करना है दोस्तों। देखिए, कथन दे दिया, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए? अब तर्क देखिए, ये कह रहा है नहीं। अब नहीं तो क्यों नहीं, ये बताना चाहिए इसको। अब आगे बता भी रहा है, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, बहुत अच्छी बात है, ये भारत के लिए बहुत सारे विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यटन है ये बहुत ज़्यादा आते हैं, और पर्यटन से जो विदेशी मुद्रा भारत को मिलती है, इससे भारत को प्रॉफिट होता है। अगर पहला वाले की बात करें तो ये तर्क क्या है? मजबूत है दोस्तों, स्ट्रांग है। सेकंड वाले की देखते हैं, हाँ इससे संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी। ये भाई साहब बिल्कुल गलत है, संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी, कैसे मदद मिलेगी कोई व्याख्या नहीं कर रहा। दूसरी बात सुनिए, अगर आप पाकिस्तान के साथ भारत के संघर्ष को, भारत की लड़ाई झगड़े को आप खत्म करना चाहते हैं तो किस किस के साथ करेंगे? इधर जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा जमाना चाह रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है इस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, और कश्मीर वाला जो मुद्दा है उसको आपको पता ही है किस तरीके से कर रहा है। तो क्या आप अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दोगे तो ये जो संघर्ष वाली बात है ये खत्म नहीं होगी। अर्थात दूसरा वाला क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत है, पहला वाला सही है। तो अपना हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन दे रखा है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर बसाया जाना चाहिए? अब देखिए, ये जो कथन है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ो, और इसके बाद 2 तर्क दे रखे हैं, तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड। फर्स्ट में क्या कह रहा है? ऐसे सब लोगों के घर और आजीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है, हाँ बड़े शहरों को विकासात्मक या विकसित गतिविधियों को संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत है,
इसलिए इन झोपड़ियों को हटा देना चाहिए। कौन सा सही है दोस्तों, बताइए फटाफट। देखो पहले वाले की बात करें, जो बड़े शहर हैं वहां से जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटा देना चाहिए, वो इसलिए और वहां कहाँ कर देना चाहिए, शहर की सीमा से बाहर बसाया जाना चाहिए। अब ये कह रहा है, पहला कह रहा है यहाँ पे नहीं, पहला क्या कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, ये देखिए, ये कह रहा है नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और आजीविका नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, इसलिए उन्हें नई जगह बसाने की, नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दूसरा तर्क है हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियां संचालित करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में उद्योग धंधे ज्यादा बढ़े, तो जब उद्योग धंधे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है तो उसके लिए एरिया ज़्यादा चाहिए, और उस एरिया को कहीं दूसरी जगह बसाया जा सकता है, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि उस एरिया को ना हटाया जाए, इंडस्ट्रीज को हटा लिया जाए, ये भी बात सही है। दोनों ही तरीके से किसी भी समस्या का हम समाधान दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ही सही मानने हैं। यहाँ पे आपको देखना है निष्कर्ष 1 और 2 में कोई निष्कर्ष नहीं, केवल निष्कर्ष 2, ये चौथा वाला करना है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है हाँ, हाँ कह रहा है, इसको देख लीजिए। दूसरा कह रहा है नहीं, नहीं तो क्यों नहीं, क्या इसकी ये व्याख्या कर पाता है, नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, लाभ हानि बता रहा है, नहीं बता रहा है, यही आपको चेक करना है इसमें। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा बताइए। पहला देखिए, हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होगी और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। देखिए दोस्तों, जो समस्या थी, क्या थी समस्या, समस्या में मैंने आपको बताया था एक तो हाँ में आएगा और एक नहीं में आएगा। अगर नहीं और हाँ में आ रहा है तो ये क्यों है, ऐसा कारण बताना चाहिए, और इस कारण का प्रॉफिट और लॉस ये भी बताना चाहिए। अब इसने कहा हाँ, तो इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होगी, एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर रहा है, और सामाजिक असंतुलन होगा ये भी आपको बता रहा है, कारण भी बता रहा है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रांग है, सही है। दूसरा देखते हैं, नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हो सकता है आपकी व्यक्तिगत राय हो, जानने का अधिकार है, जान के आप करेंगे भी क्या, अगर आप जान लो लड़की है तो क्या करोगे, अगर लड़का है तो क्या करोगे, तो ये जानने का अधिकार है, इतना तो सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको प्रतिबंध करने को नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अब अधिकार है या नहीं है, अगर आपको पता भी लग जाए ना भी पता लगे तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो ज्यादा स्ट्रांग है वो पहला वाला है, दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पे आप कह देंगे निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या भारत में लग्जरी होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है हाँ, वे ऐसे स्थान हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपने कामों को संचालित करते हैं। ये बेतुक की बात है, करते हैं नहीं करते हैं ऐसा कुछ कथन में आपके पास नहीं है। और दूसरी बात, हाँ और नहीं की ये सही व्याख्या कहाँ कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना लॉजिक भी लगाना है। तो अगर आप बंद कर देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं, अपने जो कार्य हैं उनको कहीं दूसरी जगह से कामों को संचालित कर लेंगे, क्या ये बंद थोड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं, विदेशी पर्यटकों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये भी गलत है। विदेशी पर्यटकों के पास क्या होटल में ही जगह मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे आप देखिए, रहने के लिए कोई जगह, कोई आ जाए केवल आ जाए वो गलत होता है। बात समझ में आई, इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये भी गलत है, सेकंड एक ये भी गलत है, कौन सा सही होगा, फर्स्ट होगा। निष्कर्ष ना तो एक और ना दो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। यह दोस्तों आपको इस फोर्थ वाले में ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला है हमारा, क्या विदेशी फिल्मों को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है हाँ, वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं, जब विदेशी फिल्म है तो करेंगे, जो हमारे आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उल्टा प्रभाव डालती है। दूसरा कह रहा है नहीं, फिल्मों में एक उच्च कला, नहीं, फिल्मों में एक उच्च कला मानी जाती है। अब देखिए आप इसको पढ़िए, कौन सा सही करेंगे, कौन सा आपको दोस्तों सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है।
देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं पहले की बात करूं, हाँ, वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं, यहाँ तक तो सही है। जो हमारे आदर्शों के प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या है दोस्तों, गलत है। पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नहीं, फिल्मों में एक उच्च कला मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हर व्यक्ति को अपने देश की कला और संस्कृति अच्छी लगती है, प्रिय होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सभी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए ताकि वे सरकार के वेतन प्राप्त कर सकें और मरीजों का मुफ्त इलाज कर सकें? नहीं। पहला कह रहा है तर्क, नहीं, कोई भी देश ऐसी अलोकतांत्रिक बात कैसे कर सकता है। अब देखो कैसे कर सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी कि अगर क्वेश्चन का, अगर जो कथन है उसमें क्वेश्चन पूछा है और आपने लौट के क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे अगर एक कथन मैंने कहा कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, आपने तर्क में कहा हाँ क्यों नहीं, तो हाँ क्यों नहीं जो आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया, ये तर्क नहीं हुआ, ये एक तरीके से आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया। तर्क में क्या होता है, लाभ और हानि को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, जैसे किसी ने आपसे कहा क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, एक व्यक्ति ने कहा हाँ कर देना चाहिए, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं, नहीं करना चाहिए, ये अलोकतांत्रिक है, ये सही नहीं है। तो ये जो है इस तरह की बातें, ये जो तर्क में क्या होंगी, ये बहुत कमजोर होंगी, लूज होंगी, और ऐसी बातों को हम सही नहीं मानेंगे, सही नहीं करेंगे। तर्क कमजोर होगा, तर्क मजबूत रखना है। जहां क्वेश्चन बैक ना हो वो तर्क मजबूत हो सकता है, और जहां क्वेश्चन बैंक हो जाए, क्वेश्चन बैक हो जाए, यानी कि प्रश्न का प्रश्न ही पूछ लिया जाए, वो क्या होता है, गलत होता है, और यही पहले में हुआ है। बात समझ में आई? क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क जहां लगा हो वो तर्क आप निश्चित रूप से गलत कर देना, नोट कर लेना इस बात को। अगर कहीं किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकंड देखिए, हाँ कई समस्याओं के बावजूद ये निश्चित रूप से कम मदद करेगा यदि अनैतिक चिकित्सा पद्धतियों का उन्मूलन ना किया जाए। अगला देखिए, अगले में क्या कहना चाह रहा है, बताइए। हाँ, कई समस्याओं के बावजूद ये निश्चित रूप से कम मदद करेगा यदि अनैतिक चिकित्सा पद्धतियों का उन्मूलन ना किया जाए। ये वाली बात क्या है दोस्तों, सही है। तो इसमें दूसरा निष्कर्ष जो है वो निकलता है, इसको आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन, क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदलते हैं? हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपनी पहचान बनाना। क्या मतलब है, अपनी पहचान बनाना। अगर पहचान आपको बनानी है तो तब तक लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहला तर्क देखिए, तब तक, यहाँ पे लिखा होगा तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिससे आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं हो। यह वाला क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा देखिए, आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, बिल्कुल गलत है, इसका ये कमजोर तर्क होगा। पहला वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या क्या है? पहला तर्क दे रहा है हमें गंदे रुके पानी को हटा देना चाहिए, हमें मच्छर प्रतिरोध तथा अन्य गैजेट्स का उपयोग मच्छरों के काटने से बचाने के लिए करना चाहिए। मच्छरों को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, वे खास मौसम में उत्पन्न होते हैं, हमें केवल रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। कौन सा सही है, पढ़ के बताइए दोस्तों फटाफट। पहला वाला सही है, हमें गंदे और रुके पानी को हटा देना चाहिए, हमें मच्छर प्रतिरोध तथा अन्य गैजेट्स का मतलब होता है अन्य सामानों का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप मच्छरदानी लगाते हैं, जैसे आप जो कॉल है या मॉस्किटो ट्यूब आता है मच्छर वाला वो लगाते हैं, या आप मॉस्किटो जो लिक्विड आता है उसका प्रयोग करते हैं। ये गैजेट्स इनकी बात कर रहा है जिसमें आपको मच्छर वाली कॉल ध्यान रखनी है,
आपको लिक्विड ध्यान रखना है, तो वो सब क्या है, गजेट्स हैं। पहला वाला सही है, दूसरा मजबूत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या भारत में 7 सितारा होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? पहला कह रहा है हाँ, अंतरराष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा होटल से काम संचालित करते हैं। बिल्कुल गलत है, ये सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और 7 सितारा क्यों, और भी होटल हो सकते हैं जहां से काम संचालित कर सकते हैं। अगला देखिए, नहीं, धनी पर्यटकों के न आने से पर्यटन राजस्व में हानि होगी। सेकंड बिल्कुल सही है दोस्तों, सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देना चाहिए? पहला कह रहा है तर्क हाँ, इससे विद्युत चालक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। तो कौन सा सही है दोस्तों, बताइए फटाफट इसमें। क्या कह रहा है, दूसरा वाला। पहला वाला सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ सरकार के बारे में पूछा गया है, और ये यहाँ पे सरकार की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि ये जो है सब्सिडी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और क्यों नहीं देना चाहिए, तो लोग इसका इंतजार ना करें, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आए। तो अब आगे आए ना आए, ये भविष्य की बात है या भूत की बात है, तो ये बातें यहाँ पे लागू बिल्कुल नहीं होंगी दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां चली जाएंगी। बिल्कुल गलत है, नौकरियां जाएंगी नहीं जाएंगी, ये क्या यही वाला जो उद्योग चल रहा है यही निर्धारित करेगा क्या? पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? पहला कह रहा है नहीं, ये कर देने से लोगों के पैसे की बर्बादी होगी, बर्बादी होगी। चलो सेकंड और पढ़ के देखते हैं। हाँ, इससे संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी। सेकंड वाले क्या है दोस्तों, सही है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो पहला वाला क्या है दोस्तों, गलत है। अगला देखिए, क्या सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहे हैं हाँ, उन्हें बेरोजगारी की तलाश में कुछ रोजगार उपक्रमों को प्रारंभ करने के लिए कुछ मौद्रिक सहायता प्रदान करेगा। ये बात क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये उनकी आजीविका कमाने के लिए और कुछ करने के लिए आलस्य को बढ़ावा देगा। अब आलस्य को बढ़ावा देगा नहीं देगा, ये सार्वजनिक मत तो है नहीं, व्यक्तिगत मत हो सकता है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, गलत करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या ग्रामीण भारत में कृषि को नियंत्रीकृत किया जाना चाहिए? पहला कह रहा है हाँ, उच्च उत्पादन की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यंत्रीकृत का मतलब कि जो यंत्र होते हैं खेती करने वाले उनमें बढ़ावा देंगे तो ये उच्च उत्पादन की ओर ले जाएगा, बात सही है। दूसरा देखें, नहीं, कई ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे दोस्तों सही है। कल दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।